The word museum has classical origins. In its Greek form, museon, it meant seat of the muses and designated a philosophical institution or a place of contemplation. Museums teach critical thinking, empathy, and other generally important skills and dispositions. Museum expand the general world knowledge of students. The purpose of a museum is to exhibit the tangible, cultural, and natural heritage of the world. This change broadens the concept of collection to heritage, and the cultural institution is no longer centered on the collection but on the heritage. प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग का संग्रहालय विभाग के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका आरंभ कुछ बड़े स्मारकों के छोटे छोटे प्रतिरूपों को अथक प्रयास से तैयार करवाकर और कुछ प्लास्टर कास्ट मूर्तियों के साथ किया गया था, जो कालांतर में अपना विस्तार करता चला गया। जब विभाग के ही एक पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी जी के द्वारा करवाए गए विभिन्न स्थलों पर उत्खनन कार्यों से जो भी पुरातात्विक महत्व के प्रतिरूप प्राप्त हुए, उनको संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में ये संग्रहालय शिक्षण कार्य में सहायक प्रतिदर्शों के रूप में स्थापित है। चरदा कल्ली पश्चिम, सियापुर आदि जैसे स्थानों पर करवाए गए उत्खननों से यहाँ पर बहुत सी पुरातात्विक महत्व की चीजें प्रदर्शित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ये मोहरें जो स्टेटाइट और दूसरे अन्य बहुमूल्य पत्थरों, मिट्टी, धातु आदि से निर्मित की गई हैं, उन पर हमें अभिलेख और मानव पशु आकृतियां दिखलाई पड़ती हैं। मिट्टी की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के हमें उस अतीत के गौरव का स्मरण दिलाती हैं। पत्थर धातु से निर्मित ये मूर्तियां हमें उस संस्कृति का स्मरण कराती हैं जो आज से करीब 5000 साल पहले विकसित हुई थी। मिट्टी के बर्तन जिन पर चित्रकारी की गई है, संस्कृति के अमूल्य धरोहर है। मौर्य कला भारतीय इतिहास को वास्तव में एक रूपता प्रदान करती है। जब सम्राट अशोक द्वारा एकाश्मक स्तंभों पर ऊंचे ऊंचे शीर्ष स्थापित किए गए, शुंग कला के आगमन के साथ तो भारतीय कला का रूप निरंतर बदलता दिखाई देता है। जब बहुत से स्मारकों को पुनर्निर्मित, पुनः संरक्षित करवाया गया, वेदिका स्तंभों, वेदिका के अन्य भागों, सूची पत्थरों, उष्णीश आदि पर उकेरे की चित्रकारी की गई। वेदिका के ये स्तंभ कला और माधुर्य के अनुपम घट हैं, जिनसे हमें उस काल की
संस्कृति की अमिट छाप दिखाई देती है। इनमें वस्त्र, आभूषण आदि से उस काल की संस्कृति का एक अमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है। शाल भंजिकाएं जो वृक्ष की शाख को पकड़े हुए दिखाई गई हैं, कला के एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं। गांधार कला की पहचान तीखे नए नक्श, वस्त्रों पर पड़ने वाली मोटी मोटी सरवटों, सिर पर लहराते हुए केश से हो जाती है। शुंग और कुषाण काल कला का एक अनुपम समय माना जाता है, जब मथुरा और गांधार दो बड़े बड़े कला केंद्र स्थापित हुए, जहां मूर्तियां बड़ी संख्या में निर्मित हुई। न केवल मूर्तियां यहाँ निर्मित होती थी, बल्कि यहाँ से दूसरे स्थानों के लिए भी भेजी जाती थी। मथुरा कला की मूर्तियां लाल चित्तीदार पत्थर से निर्मित है, तो गांधार कला की मूर्तियां स्लेटी पत्थर से बनाई गई। किंतु दोनों ही स्थानों पर मूर्तियां बड़ी सजीवता से निर्मित हैं। ये देखिए, नागराज अपने पूरे दरबार के साथ प्रदर्शित है। दुखोपदान जातक, जिसका चित्रण बड़े ही स्वाभाविक ढंग से किया गया है। स्थान सीमित है, लेकिन भाव असीमित है। प्रसाधन करती हुई स्त्री समय की संस्कृति, सामाजिक प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। बोधिसत्व प्रतिमाएं, जिनका निर्माण कुषाण काल से आरंभ हो जाता है, बौद्ध कला में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात करती है। वास्तव में इससे पहले बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्तियां मानव रूप में नहीं, प्रतीकों के रूप में निर्मित होती थी। सद्य स्नाता स्त्री जो अपने केश राशि को निचोड़ रही है और उससे गिरने वाली जल की बूंद नीचे पक्षी के मुख में जाती हुई दिखाई देती है। ये भी कला के उच्च प्रतिमान को प्रदर्शित करती है। बलराम की खंडित मूर्ति, जिनकी पहचान सर्पफणों से हो जाती है। तपस्यारत बुद्ध, जो तपस्या के उच्च आदर्श को प्रदर्शित करने के साथ साथ शारीरिक सूक्ष्मता को भी प्रदर्शित करती है। कनिष्क की मूर्ति और कुषाण सम्राटों की मूर्तियां मथुरा में माट गांव से प्राप्त हुई। उन्हीं के प्रतिरूप यहाँ पर प्रदर्शित है। कुबेर, जिनकी पहचान उभरे हुए पेट से हो जाती है। शुंगकालीन कला का विस्तार भरहुत, सांची, अमरावती, मथुरा की कला से होता है।
यहाँ अनेक ऐसे प्रतिमान प्रदर्शित हैं जिनसे हम शुंग कुषाण काल की कला का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। अद्भुत केश राशि, वस्त्राभरण, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उस समय की सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन की सूक्ष्मता को प्रदर्शित करती हैं। वास्तव में इन मूर्तियों द्वारा धारण किए गए ये परिधान, ये आभूषण हमें वस्तुतः उस युग में लोकप्रियता, आभूषण की लोकप्रियता और उसकी सूक्ष्मता को बताते हैं, प्रतीत होते हैं। अनाथपिंडक की ये कथा, जो श्रावस्ती का एक बड़ा श्रेष्ठी था, उसने राजकुमार जेठ से उसका उद्यान खरीदकर उसे बुद्ध को दान में दिया था। माया देवी ने स्वप्न में देखा कि एक श्वेत गज उनके शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। इस दृश्य को भारत की कला बड़ी स्वाभाविकता से दिखाया गया है। प्राचीन भारत का शैलकृत स्थापत्य, जब चट्टानों को अंदर से खोखला करके उनके भीतर संरचनाएं बनाई गई, जिसकी शुरुआत यद्यपि भारत में बहुत पहले, अगर हम कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो जाती है, लेकिन उसका विस्तार हमको बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर दिखाई देता है। साथ में महाराष्ट्र में थोर घाट की पहाड़ी में इन गुफाओं में भी दिखाई देता है। सांची का स्तूप मध्यकालीन मध्य भारत की स्तूप स्थापत्य को प्रदर्शित करता है। स्तूप का ये स्वरूप शुंग काल का है। वास्तव में मूल स्तूप इस स्तूप के भीतर स्थित है, जिसे अशोक ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया था। ये स्तूप त्रिमिधि प्रकार का है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश करने के लिए 4 अलंकृत तोरण द्वार है। स्तूप वेदिका से घिरा हुआ है। मेधि की वेदिका है और सबसे ऊपर हर्मिका वेदिका है। कालिदास कहते हैं कि रूप या सौंदर्य पाप वृत्तियों को उकसाने का साधन नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य ऊंचा होता है। उसमें शील का होना स्वाभाविक है। महाकवि कालिदास के इस उदात्त भाव का गुप्तकालीन शिल्पियों ने अपनी रचनाओं में सफलता के साथ निर्वाह किया। कला के दिव्य आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने सौंदर्य की महत्ता को कलुषित होने से बचाया। गुप्त काल की लोक कला कृतियां जो उपलब्ध हैं, उनमें हमें उस रूप के दर्शन मिलते हैं जो मानव हृदय में उल्लास, प्रेम और आनंद का संचार करने के साथ साथ चित्त वृत्तियों को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। सुकुमारता का गंभीरता के साथ, रमणीयता का संयम के साथ और यथार्थ का आदर्श के साथ अत्यंत सुंदर और परिष्कृत रूप गुप्तकालीन कला में दिखता है। गुप्तकालीन कला में नैतिकता और चारुता दोनों के दर्शन होते हैं। गुप्तकालीन मूर्तियों की जो विशेषताएं हैं, उनमें मूर्तियां इकहरे छरहरे शरीर वाली मिलती हैं, भारी भरकम या स्थूल आकार की नहीं। उनके चेहरे चौड़े या मोटे होकर नहीं मिलते, बल्कि लंबोदरे मिलते हैं। अंगों में विशेष लोच रहता है और खड़े होने के घरों में एक आकर्षक भंगिमा। वस्त्र आभरण सूक्ष्म हैं, जो बोझिल न होकर मूर्ति के सौंदर्य वृद्धि में योगदान देते हैं। इस काल की मूर्तियों में अंग प्रत्यंगों का निखरा हुआ रूप, किंतु संयमित रूप देखने को मिलता है। गोवर्धनधारी कृष्ण जो अपने सर पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए इस भौतिक जगत में प्राणी मात्र की रक्षा करते प्रतीत होते हैं। पूर्व मध्यकाल की मूर्तियां अपनी विशेष आकर्षक भावभंगिमा, वस्त्राभरण
से ढकी हुई दिखलाई देती है। बौद्ध देवी तारा जो अवलोकितेश्वर की शक्ति मानी जाती है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर जिनके साथ कमल पुष्प दिखाया जाता है। उमा महेश्वर, गणपति और सरस्वती की प्रतिमा। उमा महेश्वर जिसमें शिव के बाईं ओर पार्वती का प्रदर्शन होता है। सरस्वती की ये प्रतिमा किसी खंडित विष्णु प्रतिमा का एक भाग है। सरस्वती प्रतिमा के ऊपर हाथ में शंख सरलता से देखा जा सकता है। स्थानक विष्णु की ये प्रतिमाएं जिनमें उनके परिकर में दशावतारों का भी दर्शन होता है। नीचे शयन करते हुए विष्णु। ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं में विष्णु एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी स्थानक, आसन और शयन तीनों मुद्राओं में प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। खजुराहो का मूर्ति शिल्प अद्वितीय है, जहाँ शरीर को बहुविध मुद्राओं में, भंगिमाओं में दिखाया गया है। कला के ये नमूने पूर्व मध्य युग की संस्कृति का परिचय सरलता से देते हैं। अजंता की ये गुफा गंधकुटी चैत्य के नाम से जानी जाती है। महायान काल की ये गुफा अपने मूर्ति कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अजंता की सर्वोत्कृष्ट मूर्तियां हमें अजंता की इसी गुफा में मिलती हैं, जो ये बौद्धों का पूजा गृह है, जहां पर हमें अंतिम सिरे पर स्तूप के सम्मुख बुद्ध की आकृति मानव रूप में दिखलाई देती है। बीच में भिक्षुओं के सम्मिलित होने का स्थान है, तो दोनों ओर प्रदक्षिणा करने का स्थान उपलब्ध है। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली। इसके अंतर्गत कलिंग शैली में बना राजरानी मंदिर, जिसमें दो भाग, एक देउल और एक चबूतरा। चट्टानों को ऊपर से लेकर नीचे तक मंदिर के आकार में तराशना शैलकृत स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को सूचित करता है। समुद्र तट पर बना महाबलीपुरम का ये समुद्र तटवर्ती मंदिर पल्लव मंदिर स्थापत्य की राजसिंह शैली को सूचित करता है। धर्मराज रथ त्रितल प्रकार का उदाहरण है और ये भी शैलकृत स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को सूचित करता है। द्रविड़ भारतीय मंदिर शैली हमें यहाँ पर चरमोत्कर्ष पर दिखलाई देती है। So we can say museums collect and preserve our objects and materials of religious, cultural and historical value. They are a good source of entertainment. These museums help to preserve and promote our cultural heritage. Museums are a storehouse of old artifacts, sculptures, objects, history, etc.